वेलकम टू माय चैनल SK नॉलेज क्लास। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि दोस्तों इससे 100% आपको लड़ेगा, मेरा गारंटी है। ठीक ना, तो ध्यान से एक एक को समझ जाना है दोस्तों, एक एक को रट लेना है। ठीक ना, देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। उनके चिंतन एवं रचनात्मक के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। इनके चिंतन एवं रचनात्मक के 3 प्रेरक व्यक्ति निम्न हैं: बुद्ध, कबीर और ज्योतिषा फुले। ठीक ना दोस्तों, देखिए क्वेश्चन आंसर जो है आपको वहाँ एग्जाम में अपने तरीका से लिखना है, क्योंकि एग्जाम पेपर पे लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। ये जो पढ़े दोस्तों, इसमें से जो भी शब्द आपको याद रहे 2-3 लाइन आपको लिख देना है, आपको फुल नंबर मिलेगा। ठीक ना, इसलिए कहता हूँ दोस्तों ध्यान से आपको समझ लेना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि सेन साहब के कितनी लड़कियाँ थी, उनका नाम क्या था। तो इसका उत्तर है दोस्तों सेन साहब की 5 लड़कियाँ थी। उनका नाम इस प्रकार है: सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों 3 नंबर का कार्य है मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं। तो इसका उत्तर है दोस्तों मैक्स मुलर ने संस्कृत की विशेषताएं और महत्व इस प्रकार दिए। ठीक, पहला है इसकी प्राचीनता है, इसके वर्तमान रूप में भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। ठीक, उसके बाद दोस्तों दूसरा है कि संस्कृत की मदद से ग्रीक, लैटिन, गार्थिक एवं एंग्लो टेक्स्ट जैसी ट्यूटैनिक भाषाओं को आसानी से हल किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बतलाते हैं। दोस्तों आप लोग जो है ज़्यादातर हमें कमेंट करते हैं सर आउट क्वेश्चन डालिए। दोस्तों अभी आउट क्वेश्चन कहाँ से आएगा दोस्तों, पढ़ना सीखिए दोस्तों। जो पढ़ के जाइएगा ना उससे आपका अच्छा नंबर उठेगा। आउट क्वेश्चन आंसर के ऊपर मत रहिए दोस्तों। ठीक ना, मैं कहता हूँ आप पढ़िए, पढ़ के आप अपने मेहनत के बल से नंबर उठाइए दोस्तों। ठीक ना, आउट क्वेश्चन के ऊपर मत रहिए, उससे आपका ही नुकसान होगा दोस्तों। ठीक ना, सिर्फ आप लोग ओरिजिनल चीज़ पढ़िए और सीखिए दोस्तों, क्योंकि सीखना जरूरी है। ठीक ना, चलिए इसका उत्तर है गुजरात के नगर ब्राह्मणों ने सबसे पहले नागरी लिपि का इस्तेमाल किया था, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। इस मत को स्वीकार करने में बहुत अड़चनें हुई, परंतु अंत में सबों ने स्वीकार किया। सभी नगर सिर्फ नगर है, लेकिन काशी देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। सारा विद्यार्थी जो है ना दोस्तों आउट क्वेश्चन ऊपर रहता है। ठीक ना, कि आउट होगा उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। नहीं, आप पढ़िए दोस्तों, जब तक पढ़िएगा नहीं तो पास कैसे कीजिएगा। ठीक ना दोस्तों, पढ़ना जरूरी है, सीखना जरूरी है। मैं ज़्यादा शब्द नहीं कहूँगा दोस्तों, नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि वीडियो में बड़बड़ कर रहा है। चलिए 5 नंबर का है गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। तो इसका उत्तर है गुरु बिना ब्रह्मा को पाने की युक्ति का ज्ञान नहीं मिल सकता, अर्थात ब्रह्मा को पाने के लिए गुरु का कृपा पात्र होना आवश्यक है। ठीक, देखिए कितना अच्छा शब्द लिखा गया था दोस्तों, इससे आपको बहुत इफेक्ट पड़ेगा, बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक ना, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 6 नंबर का है कि कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। देखिए इसका उत्तर समझिएगा दोस्तों। कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेम में युगल को प्रेम भरे नेत्र से देखा है, यहाँ प्रेम को वाटिका मानते हैं। ठीक, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब दोस्तों इससे जो है आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, जितना लाइन याद रहे अपने भाषा में लिख देना, आपको पक्का 100% फुल में फुल नंबर मिलेगा। ठीक, इसलिए कहता हूँ दोस्तों ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए और सीखिए, ओरिजिनल चीज़ पढ़िए। अभी समय है दोस्तों, अच्छा खासा नंबर उठ जाएगा। चलिए 7 नंबर का है कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध हो क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है। इसका उत्तर है कवि कहते हैं प्रेम मार्ग अमृत के समान अति पवित्र है। इस प्रेम रूपी मार्ग में चतुराई और टेढ़ापन अर्थात कपटशीलता का कोई स्थान नहीं है। इस प्रेम रूपी मार्ग में जो प्रेमी होते हैं वह हमेशा ही सत्य के रास्ते पर चलते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 8 नंबर का करा कि कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर है कवि समाज के
प्रबुद्ध वर्ग कहलाने वाले भारतीय लोग विदेशी विद्या पढ़कर विदेशी बुद्धि पाकर अपनी चाल चलन रीति रिवाज से दूर चले गए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको एग्जाम में 100% लड़ेगा। ठीक ना, चलिए आगे देख लेते हैं। 9 नंबर का है कि बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पापपति को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा? नगर शीर्षक कहानी के आधार पर उत्तर दें। इसका उत्तर है बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पापपति को अस्पताल में भर्ती कराने को इसलिए कहा क्योंकि वह हाल ही में विदेश से पढ़कर लौटा था और उसे मोनाजाइटिस बीमारी की आशंका हुआ था। तो 10 नंबर का है कि बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, लिखें। इसका उत्तर है पठित पाठ में उड़ीसा के भीषण बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र की चर्चा की गई है, जिसमें लक्ष्मी के परिवार की व्याख्या है। उसका घर परिवार बाहर से त्राही त्राही मच गया था। बिहार में भी प्रत्येक वर्ष बाढ़ की ग्रस्तता के कारण भारी तबाही होती है, काफ़ी जान माल की क्षति होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 11 नंबर का कह रहा है कि अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का क्या स्वरूप है? ठीक, तो इसका उत्तर है अंबेडकर जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं। यह मजाक का विषय इसलिए है कि शिक्षा और सभ्यता को विकास के बावजूद भी इस प्रथा के पोषक बड़ी संख्या में है। इसका स्वरूप जाति विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 12 नंबर का 12 का कार्य गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो इसका उत्तर है गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आकर 8वीं सदी के आरंभ में अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित किया। बाद में इन्होंने कन्नौज पर कब्जा कर लिया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। बहुत चीज़ आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक ना, आप लोग सीखिए, क्योंकि आप लोग जो एग्ज़ाम दीजिएगा 2023 में, तो आप लोग कुछ सीख के जाइएगा, तो अपने तरीक़ा से लिखिएगा तो आपको नंबर मिलेगा। ठीक, चलिए कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? तो इसका उत्तर है लखनऊ और रामपुर दोनों में बिरजू महाराज का अभिन्न संबंध था। लखनऊ उनकी जन्मस्थलीय है तो रामपुर उनकी बहनों की अपने पिताजी के साथ वे हमेशा रामपुर नित्य प्रस्तुत हेतु जाया करते थे। दोस्तों पढ़ना ज़रूरी है, आप लोग डीमोटिवेट मत होइए, आप लोग पढ़िए, दिल से तैयारी कीजिए, आप लोग का नंबर अच्छा खासा उठेगा। मेरा गारंटी है दोस्तों कि आप लोग पढ़िए, आपका नंबर उठेगा। ठीक, चलिए 14 नंबर का है वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है? उत्तर है कवि बुद्धिजीवी हैं। वह जानता है कि बूढ़ा चौकीदार विश्वासी होता है, उसका अनुभव हमेशा हितकट होता है। चौकीदार के रूप में वह वृक्ष भी बूढ़ा है, लेकिन उसके बलबूते में कोई कमी नहीं आई है। वह सजग है, दूर से आते कवि को देखकर ललकारता है कि तुम कौन हो, और दोस्त के रूप में मीठे स्वर को सुन झुक जाता है। संवाद शैली की यह कविता मनुष्य और वृक्ष के संबंध का युग युगांतर का बताता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आंसर था दोस्तों, ये तो आपको 100% पूछेगा। ठीक, चलिए बहुत चीज़ सीखने को भी मिल रहा है दोस्तों। चलिए 15 नंबर का है दीदी का चरित्र चित्रण करें। तो इसका उत्तर है संतु और नरेन की दीदी पिता की पहली संतान है। वह देखने में सुंदर है और अपने भाइयों से खूब स्नेह रखती है। उनको भींगने पर नाराजगी तो जाहिर करती है, उनके भींगे कपड़े बदलती है, बाल संवारती है। घर में पड़े रहना उसे अच्छा नहीं लगता, किंतु पिता है कि बेटा बेटी में फर्क करते हैं और अपनी बेटी अर्थात संतु और नरेन की दीदी को मारते पीटते हैं। वह महसूस कर सिसक कर अपना जीवन व्यतीत करती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों इस वीडियो में 30 सवाल लिया हूं दोस्तों, ठीक ना, पूरा ध्यान से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल है अशोक वाजपेयी को नदी तट बैठे क्या अनुभव होता है? इसका उत्तर है दक्षिण फ्रांस की रोन नदी के किनारे बैठे हुए लेखक को ऐसा लगता है कि वह भी नदी के साथ उसके प्रभाव से मिल बह रहा है।
शीतल और स्वच्छ जल में कभी भी स्वयं को उसी की तरह समझने लगता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सब सवाल है दोस्तों, सीखने को भी बहुत चीज़ मिल रहा है। दूसरा है बिरजू महाराज कौन कौन से वंदे वाद्य बजाते हैं? इसका उत्तर है बिरजू महाराज महान नृतक थे। उनके कार्यक्रम देश के भिन्न भिन्न कोने में हुए, विदेशों में नाम कमाया, लेकिन नर्तन के अलावा वाद वादन का भी काफ़ी शौक था। वे सितार कोमा हारमोनिया कोमा गिटार कोमा सरोज कोमा बांसुरी आदि बजाई करते थे। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए दोस्तों। 3 नंबर का है वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो इसका उत्तर है गुरु नानक का यह विचार है कि मनुष्य संसार में अपना अस्तित्व प्राप्त करता है तो उसे सदैव राम नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि मानव का अस्तित्व राम की कृपा से ही है। यदि वह राम नाम का जाप ना कर किसी अन्य वाणी का प्रयोग करता है तो वाणी विष के समान हो जाती है। देखिए दोस्तों कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर था, बहुत चीज़ सीखने को मिला कि वाणी कब विष के समान हो जाता है दोस्तों। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। 4 नंबर का कार्य घनानंद के अनुसार परहित के लिए देह धारण कौन करता है? तो इसका उत्तर है परहित के लिए बादल देह धारण करता है। बादल जल का भंडार होता है और वह बनता ही बरसने के लिए, बरसने के बाद उनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। बादल सूखी धरती पर बरसकर उसे हरा भरा बना देता है। ग्रीष्म से तत्व धरती को सुकून देने के लिए बादल अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेता है। बताइए, धरती को सुकून देने के लिए अपना अस्तित्व भी मिटा लेता है बादल। कितना इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्तों, VVI है, ये आपको फंसेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। 5 नंबर का है मंगू की देख रेख कौन और कैसे करता था? तो इसका उत्तर है मंगू की देख रेख उनकी माँ बड़े यत्न से करती थी। वह उसे अपने पास सुलाती, खाना खिलाती और मल मूत्र साफ करती थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों? उत्तर है गांधी जी शिक्षा का मूल ध्येय चरित्र निर्माण मानते थे। उनका ख्याल था कि किताबी ज्ञान तो चरित्र निर्माण का एक साधन है। असल बात है मनुष्य में साहस, बल, सदाचार और किसी बड़े लक्ष्य के लिए आत्मोत्सर्ग करने का ज्ञान। इसके अभाव में सम्यक चरित्र का निर्माण नहीं होता। गांधी जी चरित्र निर्माण पर इसलिए जोर देते हैं कि स्वराज होने पर ऐसे चरित्रवान लोग समाज का काम संभालेंगे और देश की समुन्नति होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए दोस्तों। 7 नंबर का है कि किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? उत्तर है दिन रात लेखक के पुत्र द्वारा पिटाई, मालकिन की तमाचाबाजी और अतः चोरी के झूठे आरोप के कारण बहादुर ने लेखक का घर छोड़ दिया। बताइए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। चलिए 8 नंबर का है लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? उत्तर है लेखक ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समता, भाईचारा और प्रेम को आवश्यक माना है। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। कर लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना तर्क संगत है। उत्तर है अस्त्र हाथ में रखकर वार किया जाता है और शस्त्र फेंककर। लाखों वर्ष पहले मनुष्य जंगली था। वन मानुष जैसा नाखून द्वारा ही वह जंगली जानवरों आदि से अपनी रक्षा करता था। दांत भी थे, लेकिन उनका स्थान नाखून के बाद था। क्योंकि नाखून हमारे शरीर का अंग है, इसलिए लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना सर्वथा उचित है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? उत्तर लगभग 2 वर्ष पहले छापा खाने के लिए देवनागरी लिपि बनी। तब से अनेक पुस्तकें छपनी शुरू हो गई। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय विभिन्न साहित्यिक और विद्वानों ने इस लिपि में सुधार कर प्रेस तथा कंप्यूटर के लायक बनाया। इसमें स्थिरता आ गई। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट कर है बड़े अस्पताल का डॉक्टर कैसा आदमी था? तो इसका उत्तर है बड़े अस्पताल का डॉक्टर पैसे से कुशल और
भला आदमी था, वह पापति को भर्ती कर उसका इलाज करना चाहता था, किंतु भ्रष्टाचारियों के आगे उसकी एक न चली। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़े, स्पष्ट करें। ठीक, इसका उत्तर है दोस्तों कि मछली और दीदी में बहुत सारी समानताएं हैं। मछली जल में रहती है, दीदी घर में। मछली झोले में तड़पती है, दीदी घर में छटपटाती है। मछली पानी से निकलने पर पीटती है और दीदी घर में पिता से पीटती है। ना मछली अपनी व्यथा व्यक्ति कर पाती है और ना ही दीदी। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है। उत्तर है मनुष्य जीवन भी कुछ पत्थर की तरह है। पत्थर भी मनुष्य की भांति घूम घाम पानी अंधर झेलते हैं, जैसे मनुष्य झेलता है। वे झेलते हैं, काटनी काटते हैं, पर जैसा कष्ट मनुष्य को होता है वही अनुभूति उन्हें भी होता है। फर्क या विषमता यह है कि मनुष्य अपना सुख दुख को कर युक्त करता है, वे ऐसा नहीं करते हैं, उनके पास वाणी नहीं है। ठीक, चलिए 14 नंबर का है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। उत्तर है जाति के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि और कार्यकुशलता पर आधारित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों। कह रहा है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो उत्तर है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन सभ्य समाज की निशानी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और भी विषय का मैं लेकर आऊँगा दोस्तों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक।